आप आईसीसी की चैंपियन ट्रॉफी 25 देख रहे हैं। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट। वेलकम, खुश आमदीद। मेरे साथ हैं इंतहाई काबिल एहतराम भारतीय सहाफ़ी विक्रम सिंह। विक्रम सिंह, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। वेलकम टू माय शो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मेरे साथ हैं आकिब साहब, और ये पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, टॉप का जर्नलिस्ट है, ये भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो हम आगाज़ करते हैं। सबसे पहले नाज़रीन, मेरे साथ ज्वाइन किया है डॉक्टर नौमान साहब ने, वो भी मेरे साथ होंगे इस वक्त, और अजीत कुमार भी मेरे साथ इंडिया से हैं। ये चार का पैनल लेकर आपकी खिदमत में मैं हाजिर खिदमत हूँ। प्रोग्राम का आगाज़ सबसे पहले तवक्का की जा रही थी कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भारत को टफ टाइम देगी। इमामुल हक की पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वापसी बेसूद ठहरी। ख्याल तो यह था कि साबिक कप्तान बाबर आजम और इमामुल हक ओपनर के तौर पर पाकिस्तान को कम से कम 100 का एकड़ा देंगे, लेकिन 8वीं ओवर की दूसरी गेंद पर 24 स्कोर बनाकर बाबर आजम आउट हो गए। अगली ही ओवर में इमामुल हक 26 गेंदों पर 10 स्कोर बनाकर रन आउट हो गए। फिर कप्तान मोहम्मद रिजवान भी और सऊद शकील भी पिच पर 108 रन की पार्टनरशिप लगाई, लेकिन अच्छी इनिंग्स खेलने में नाकाम रहे। सलमान अली आगा और खुशदिल शाह भी चार्ज ना संभाल सके। यूं पूरी टीम मुकर्ररा ओवर्स में 241 रन पर हो गई ढेर। अब बारी चल रही है पाकिस्तानी टीम के बॉलर्स की। क्या शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ इनको डिफीट करने में कामयाब होंगे, या फिर पाकिस्तान को हराकर पाकिस्तान का चैंपियन ट्रॉफी का सफर आज भारत खत्म करने जा रहा है? क्या वजह है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम होम ग्राउंड जैसे ही हमारे वेन्यू पर अच्छा परफॉर्म करने में नाकाम क्यों हो रही है? कौमी टीम की सिलेक्शन गलत, या फिर खिलाड़ियों पर प्रेशर है, मैनेजमेंट का ही इतना प्रेशर है, दबाव इतना है कि हमारी टीम परफॉर्म नहीं कर रही? चार का पैनल साथ है। इन चारों से बहुत सीनियर लोग बैठे हैं, इनसे जानता हूं कि असल कहानी है क्या। शुरू करता हूं सबसे पहले। थैंक यू भारतीय सहाफ़ी विक्रम सिंह, आप कैसे हैं? तशरीफ लाए पाकिस्तान में इस बड़े टूर्नामेंट को कवर करने के लिए, और मैं दिली तौर पर मशकूर हूं कि आप मेरे ऑफिस तशरीफ लाए। कैसे हैं आप? बहुत ज़बरदस्त, बहुत शानदार। लाहौर आकर के मन ही खुश हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, खुश हो गया। कितने सहाफ़ी आए भारत से? 7 सहाफ़ियों को वीज़ा मिला है। तो दो तो हम आ चुके हैं, एक मैं था, एक 2 हिंदू के हैं, बाकी 5 शायद बाद में आएंगे। 7 सहाफ़ियों को वीज़ा मिला, 2 आप इस वक्त लाहौर और 5 दुबई में बैठे हुए हैं। हाँ, इंडिया पाकिस्तान मैच के बाद मुमकिन है कि वो आए। यार विक्रम को खाने शाने खाए को बट कड़ाई खाई है कि सिर्फ क्रिकेट मैच ही देख रहे हैं? जब से मैं आया हूँ खाना ही खा रहा हूँ। मैं 6 महीने लाहौर रुक गया तो 150 किलो का हो जाऊँगा, ऐसा लग रहा है। 150 किलो के हो जाएंगे भारतीय सहाफ़ी। अच्छा, सवाल ये है आपसे सबसे पहले, आज का मैच दिखा आपने, पाकिस्तानी टीम ढेर हो गई। हमारे बॉलर जो है अब सर धड़ की बाजी लगा रहे हैं किसी तरीके से मैच का पासा पलटने की। क्या लग रहा है आपको विक्रम? मुझे लग रहा है पाकिस्तान इस मैच से पहले ही बैकफुट पे था, क्योंकि ये एक ऐसी पिच है जहां मोस्ट लाइकली आपको टॉस जीत के फील्डिंग करनी चाहिए थी। पहले बैटिंग करने वाली टीम यहाँ 22 बार जीती है, बाद में बैटिंग करने वाली टीम 35 बार जीती है। पाकिस्तान खुद यहाँ पहले बैटिंग करके 3 बार जीता है और 7 बार हारा है। तो मुझे ये नहीं समझ आया कि पाकिस्तान ने पहले बैटिंग क्यों चुन ली। पिछले मैच का असर न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मुकाबला हुआ था वो कहीं जहन में था, और कंडीशन की जगह वो उस मैच की हार मेरे ख्याल से हावी हो गई पाकिस्तान की सोच पे। सबसे बड़ी वजह ये कि पहले आपको फील्डिंग करनी चाहिए थी। मेरा अपना ऐसा लगता है कि पहले फील्डिंग करते हैं तो बेहतर कंडीशन में होती। ठीक कहते हैं विक्रम। हम चलते हैं हमारे इंतहाई सीनियर एक्सपर्ट नौमान भाई। विक्रम साहब कह रहे हैं ये जो इनका फैसला ही टॉस जीतकर खेलने का था, यही बिल्कुल गलत था, और ये फरमा रहे हैं 22 और 35 का रेट चल रहा है इस मर्तबा जीतने और शिकस्त हारने वालों का। तो फिर ये क्या डिसीजन है, क्यों हुआ डिसीजन? योर टेक सर। माई टेक इज़ वेरी सिंपल जी। एक तो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है, ये टीम जो है, ये ग्रॉसली अंडर प्रिपेयर्ड है, ये इररेलेवेंट है टू मॉडर्न क्रिकेट। इनको रेजिस्टेंस टू चेंज है, ये घबराते हैं, इनके पास स्किल सेट वो नहीं है, ये स्किल्स को भी लैक करते हैं। सेल्फ इन्फ्लिक्शन हमने ये की कि जब आप एक स्पिनर के साथ खेलेंगे और आपके बीच के 20 ओवर्स जो हैं वो पार्ट टाइमर्स ने करने होंगे,
और आपके जो फास्ट बॉलर्स हैं वो पिछले मैच में 3 कुल मिला के अगर वो 7.1 रन पर ओवर के 214 रन दे देंगे तो कप्तान का कॉन्फिडेंस क्या होगा, नंबर 1। नंबर 2 जी, हमें ये मान लेना चाहिए कि अब पाकिस्तान की जो इवन डोमेस्टिक क्रिकेट है वो रिफ्लेक्ट होने लग गई है आपकी इंटरनेशनल टीम्स पे कि अब हम पीछे रह गए हैं और दुनिया की 3-4 टीमें बहुत आगे चली गई हैं। इसमें फ़िटनेस का भी फुकदान है, इसमें इनोवेशन है, इसमें सिचुएशनल एडजस्टमेंट्स हैं, इसमें गेम को कंट्रोल करना है। आपकी टीम 200-250 रन की है जो उन्होंने आज कर दिया। आप क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि जो अब आज का ट्रेंड है कि 300-350 रन होंगे तो एक वनडे इंटरनेशनल आप कम्पीट कर पाएंगे। तो ये हमने कुछ शहर के लोग भी जालम सन को सन्नू मरन का शौक भी सी। तो आई डोंट सी एनी रीज़न कि अब हम समझें कि इंडिया पाकिस्तान का वो वाला मैच हो सकता है जो आज से हम 10-12 साल पहले एक्सपेक्ट करते थे। हालांकि आईसीसी टूर्नामेंट में मेजॉरिटी हम हार जाते थे, लेकिन हमारे पास ऐसे प्लेयर्स थे जो कि गेम चेंजर थे, जो कि इम्पैक्ट प्लेयर होते थे या मैच विनर्स होते थे। इस टीम में आप उठा के देख लें, मतलब राइट इन फ्रंट ऑफ यू। तो ये सोच लेना कि बातों से हम ये मैच जीत जाएंगे, सॉरी, आई टोटली डिसएग्री। ठीक फरमा रहे हैं डॉक्टर नोमान साहब। आकब कुरैशी, आप तो हमारे घर के बंदे हैं और स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं सबसे पहले आपसे सवाल की बजाय भारत जाना चाहता हूं और अपने भाई अजीत कुमार। अजीत, कैसे हैं आप? जी भाई, मैं एकदम बढ़िया हूं, आप कैसे हैं? अजीत, आप जब बढ़िया बोलते हैं तो मेरे दिल में कलेजा ठंडा हो जाता है। जी जी जी। अजीत, ये बताएं कि आज का जो मैच आपने देखा है उसमें अब क्या देख रहे हैं आप? क्यों शिकस्त हो रही है, क्यों जीत हो रही है? कुछ तबसरा आप करें, फिर सवाल करूंगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल दिख रहा है यहाँ पर पाकिस्तान बैकफुट पर ही प्ले कर रहा है अपना गेम। वो एटीट्यूड नहीं दिख रहा है पाकिस्तान के पास जो पहले कभी हुआ करता था। पता नहीं, शायद हार मान ली पहले से, या पहले किस तरीके से खेल रहे हैं, क्योंकि प्लेयर या स्किल्स में तो कोई कमी है नहीं। ये सभी प्लेयर्स ने काफ़ी अच्छा भी खेला है। बाबर आजम से उनसे काफ़ी उम्मीद थी, लेकिन वो अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं। तो ये एक मुझको लगता है एक बुरा समय पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इंटरनेशनल लेवल पर। तो अभी पाकिस्तान को अपने लेवल पर काफ़ी तैयारियां करनी होगी आगे भी, और काफ़ी टूर्नामेंट्स हैं। भारत का पलड़ा भारी इसलिए क्योंकि यहाँ पे टैलेंट्स की कमी नहीं है और उन टैलेंट्स पर काम होता रहा है। आईपीएल एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसके अलावा भी कई सारे लीग्स इंडिया में होते रहते हैं। तो 3 टीमों को कम से कम एक साथ चांस मिलता है। भारत में 3 लेवल की टीमें रेडी है एकदम। मतलब ये टीम की जरूरत नहीं, अगली टीम भी आ जाएगी तो शायद इंटरनेशनल लेवल पर सभी टीमों को टक्कर दे सकती है। तो वो चीज़ है, फिर हर प्लेयर को अपना अपना रोल निभाना आना चाहिए, जो पाकिस्तान के पास इसका अभाव दिखता है। भारत में क्या होता है कि रोहित शर्मा आउट हो गए तो शुभमन गिल ने जिम्मेदारी ले ली, विराट कोहली जिम्मेदारी ले लेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर पाकिस्तान में इस चीज़ का मुझको लगता है अभाव है, जिसके कारण से पाकिस्तान बैकफुट पर है। स्किल्स और टैलेंट में कोई कमी नहीं है, कोऑर्डिनेशन में कमी है। सब लोग मिल करके कोई टीम की तरह कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। आप देखिए बॉटम लेवल पे काफ़ी अच्छा हुआ, आपके खुशदिल काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, दूसरा मैच है कंटिन्यू उनका, तो वो तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सपोर्ट नहीं मिल रहा है। मोहम्मद रिजवान काफ़ी बढ़िया बैट्समैन है, अच्छी आज पार्टनरशिप हुई, तो मुझको वहाँ पर उम्मीद थी कि 280-290 रन तक जाएंगे। तो यहाँ पर मुझको लगता है 40-50 रन पीछे पाकिस्तान यहाँ पर। हालांकि पाकिस्तान को जाना जाता है एक समय के बाद भी वो मैच पलटाने की ताकत रखते हैं, बट वो प्लेयर मुझको नहीं दिखता। वो वकार वाला ज़माना है जो मैचों को पलट दिया करते थे। तो वो हम उम्मीद करते हैं पाकिस्तान से आने वाले समय उनका अच्छा हो, और उम्मीद करते हैं अभी 1-2 विकेट अगर हो जाए पाकिस्तान ले पाए तो शायद कुछ बराबरी आ जाएगी। फिलहाल तो भारत का पलड़ा काफ़ी भारी है, तो मुझको नहीं लगता कि भारत इस मौके को अब छोड़े। अजीत कुमार कह रहे हैं कि पाकिस्तान नीचे जा रहा है और भारत का भारी जा रहा है, कोऑर्डिनेशन में कमी है। स्पोर्ट्स पर आपकी बड़ी गहरी नज़र है मेरे छोटे भाई आकब कुरैशी। ये हो क्या रहा है? हम प्रेशर को हैंडल करने में कामयाब क्यों हमारी टीम नहीं होती? आप ये बताइए, टीम मैनेजमेंट की नाकामी है, कोचिस की नाकामी है, सोर्सेज की कमी है, और यार रौला की ये शिकस्त क्यों हो रही है? देखें सर, सबसे पहले जो आपने पूछा ना कि क्यों ये हार है, किसकी वजह है, तो सर ये पूरे सिस्टम की वजह है। पूरा सिस्टम इस हार की वजह है। ये जो डाउनफॉल है, जो आज का मैच अगर हम स्क्रिप्ट देखें इस आज के मैच का, ये स्क्रिप्ट पिछले तकरीबन 1-1.5 साल से चलता आ रहा है। हम ऊपर से 1-2 पहले जल्दी आउट होते हैं, फिर नीचे मिडल ऑर्डर में 1-2 बंदे संभालते हैं,
वो 2 बंदे संभालने वाले जो होते हैं वो ज़रा मुश्किल टाइम गुजार देते हैं। जब मुश्किल टाइम गुजार के अच्छे टाइम पे लेके जाने का वक्त आता है, वहाँ पर एक इस तरह की, माज़रत के साथ मुझे वो वर्ड यूज़ करने दें, बेहुदा किस्म की शॉट खेली जाती है कि पूरी दुनिया हैरान हो जाती है कि यार ये इसने किया क्या। आप T20 वर्ल्ड कप 2024 का उठा के देख लें, वो मोहम्मद रिजवान की शॉट जसप्रीत बुमराह को आज भी हर बंदे के जहन में है कि वो शॉट उन्होंने खेली क्या। आज फिर देख लें, मोहम्मद रिजवान सेट हो गए थे सऊद शकील के साथ, उन्होंने एक अच्छी पार्टनरशिप लगाई, लेकिन उसके बाद रिजवान ने पहले कैच ड्रॉप किया, जो हर्षित राणा ने उनका कैच ड्रॉप किया, और उसके बाद उन्होंने अक्षर पटेल को चार्ज करते हुए जो है वो मेरा ख्याल है ग्राउंड से बाहर नहीं, वो दुबई से बाहर गेंद फेंकना चाहते थे, उसके चक्करों में बोल्ड हो गए। और उसके बाद सऊद शकील भी बिल्कुल वही स्क्रिप्ट जो 1-1.5 साल से चल रहा है। मुझे लगता है जितना मैं इनकी ट्रेनिंग कैंप को कवर कर रहा हूँ, जितने इनसे बातचीत होती है, इनका स्किल्स का मसला नहीं, जितना भी अजीत भाई ने कहा है, किसी किस्म का स्किल्स का टैलेंट का मसला नहीं है। मुझे जहाँ तक लगता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, इनका मेंटली इशू है। इनके लिए मुझे लगता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कोई कोचिस ना रखे, एक सिर्फ साइकेट्रिस्ट रख ले जो इनकी ग्रूमिंग करे, और वो ग्रूमिंग भी वही करे कि जो ये लड़का करवाना अपनी चाहता है। अगर बाबर कहता है कि मैं ग्रूम नहीं होना चाहता, तो उसको ज़बरदस्ती ग्रूम ना किया जाए। अगर शाहीन अफरीदी कहता है कि मैंने डेथ आवर्स में रन्स देने ही देने हैं, जो मर्जी काट लो, मैं रन्स देने ही देने हैं, तो फिर शाहीन अफरीदी हो जाए, उसको जब वसीम अकरम भी आकर सिखा देगा तो वो शाहीन अफरीदी ठीक नहीं हो सकता माजरत के साथ। तो ये लड़के नेट्स में इनका मामला बिल्कुल डिफरेंट होता है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि T20 क्रिकेट ने हमारी क्रिकेट को तबाह कर दिया। अभी जिस तरह नुमान भाई ने भी बात की, अजीत भाई ने भी बात की, विक्रम भाई ने भी बात की, हमारे प्लेयर्स में हम जो है उसको रोल्स का नहीं पता कि क्या है। हम अभी तक नहीं पता कि खुशदिल शाह एज अ बॉलर खेल रहा है या एज अ बैट्समैन खेल रहा है। उनकी इवन इंक्लूजन को जो है वो सवालिया निशान है। मोहम्मद रिजवान जो कैप्टन है वो इसको डिफेंड नहीं कर पा रहे। फ़हीम अशरफ कहाँ से आए, वो उनको डिफेंड नहीं कर पा रहे। आकिब जवेद से बात होती है, वो कहते हैं यार सिचुएशन के हिसाब से था। और सर हमें भी समझाएं कौन सी सिचुएशन, क्या क्रिकेट फैंस, क्रिकेट जर्नलिस्ट ठीक कह रहे हैं। याकूब कुरैशी, मैं आपको लेके चलता हूं नाजरीन डॉक्टर नोमान के पास। डॉक्टर साहब, आप हमसे बहुत ज्यादा क्रिकेट को समझते हैं, आपसे एक मैं सवाल पूछूंगा और उसके बाद आपको दरख्वास्त करूंगा कि स्टूडियो में बैठे मेरे इंतहाई जो इंडियन विक्रम भाई बैठे हुए हैं, इनसे सवाल आपने पूछना है। लेकिन इससे कबल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मेरे जो क्रिकेट के अंदर ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि गॉसिप्स इतनी चल रही हैं, जब से कप्तान की तब्दीली का मामला हुआ है, कोई इधर से उधर हो गया है। फिर आप देखें ओपनर को ओपनर नहीं होना चाहिए, उनका टाइम चेंज कर दिया गया है, उनको नीचे आना चाहिए। सारी बातें मैं चाहता हूं आपके मुंह से सुनूं, क्या कप्तान कर रहा है, किसको हटाया गया है और क्यों किसी का बैटिंग ऑर्डर चेंज किया गया। डॉक्टर नोमान साहब देखें, ये तो खैर आज के मैच को तो आप छोड़ें, आपकी 2-2.5 साल पहले टीम जब बाबर आजम को कप्तान बनाया गया था, एक तो बाबर को कप्तान गलत बनाया गया था। वो था बहुत बड़ा प्लेयर, जनरेशनल टैलेंट, आउटस्टैंडिंग मेरिट का, लेकिन उसने कभी कप्तानी की नहीं हुई थी मासवाई के अंडर 19 वर्ल्ड कप में। अच्छा, उसमें वो एबिलिटी भी नहीं थी लीडरशिप की, आपने उसको कप्तान बना दिया। माजरत, वो बहुत परफॉर्म करता गया और हमारे जो होता है कि वो प्लेयर्स हमारे स्ट्रांग हो गए, बोर्ड हमारा थोड़ा सा हिल गया और फिर हमने एक अजीब व गरीब हरकत की। ये जो लड़के थे ये शायद टूर्नामेंट नहीं जीत पा रहे थे, लेकिन ये माजरत ये फाइनल में पहुंच जाते थे या सेमीफाइनल में खेल जाते थे। उसके बाद आपने इनकी बॉन्डिंग बहुत थी, ये आपस में सिक्योर बहुत थे, इनकी स्ट्रेंथ थी। अच्छा, फिर ये जो दूसरी किस्म की चीज़ें होती हैं सरोगेट वगैरह, उनमें इन्वॉल्व नहीं थे। फिर हमने ख़ुद तोड़ा इनको। हमारी एक सीरीज़ थी जो कि अफगानिस्तान में हुई, वहाँ पे हमने शादाब खान को कप्तान बना के भेज दिया। जब आपने ये हरकत की तो आपकी इंडिविजुअल इनसिक्योरिटीज़ आना शुरू हो गई और हर एक ने सोचा कि वो भी कप्तान बन सकता है। वहाँ से आपकी टीम पर शरादा भी करना शुरू हुआ। उसके बाद जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका ये था कि आपका जो बैकअप सिस्टम है, जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, इट्स नॉट लाइक इंडिया कि आपने ऑर्गेनाइज़ कर लिया हुआ है। हमने ना टूल्स को इंटीग्रेट किया हुआ है, ना हम लोगों ने, हमारी प्रोसेस ड्रिवन है, हवा में हम कराते हैं। हम चाहते ही नहीं हैं कि माजर कि हम ये जो है फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है उसको प्रमोट करें, इसको मॉडर्न क्रिकेट की तरह मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच लेके आएँ, बायोमैकेनिक्स की बात करें, वर्कलोड मैनेजमेंट की बात करें। जसप्रीत बुमराह एक बैक फ्रैक्चर कराने के बाद आके और वर्ल्ड को डोमिनेट कर सकता है, लेकिन हमारे शाहीन शाह अफरीदी का हमने घुटना ही बाहर निकलवा लिया
कि वो अब उसका जब लैंडिंग है उसकी वही उल्टी हो गई, वो ऊपर से लीवर यूज़ करता है, पेस कम हो गई, अंदर आना ख़त्म हो गया गेंद। नसीम शाह का इम्पिंजमेंट सिंड्रोम ठीक नहीं कर सके, एहसान अल्लाह को हमने फारिग कर दिया। सो इस किस्म की जब हम हरकतें करेंगे, प्रायोरिटाइज हम करेंगे नहीं, तो हमने शेर शराजे बिखेरे। फिर क्या हुआ कि ये जो आपकी माजरत के साथ जितनी आपकी ये जो फ्रेंचाइजेज़ हैं पाकिस्तान सुपर लीग की, इनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, और आपकी जो क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी है, मैं क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहा हूँ, मैं चेयरमैन वगैरह की बात नहीं कर रहा, ये लोग आपस में इनके अब सेम इंटरेस्ट हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। और फिर ये प्लेयर एक तरफ हो गए, अगर आपको याद हो बाबर का और रिजवान का एक इशू हुआ था सरोगेट का, और फिर वो बैन भी हो गई थी सरोगेट कंपनीज वगैरह, वहाँ से ये इनसिक्योरिटीज़ चलती आई, एंड देन वो एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था, इंटरनल एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट बना। शाहीन ने कप्तानी करनी है, बाबर ने करनी है, रिजवान ने करनी है, तो उसके बाद ना आपकी प्रायोरिटी और फोकस रहा कि आपने टीम कैसे डेवलप करनी है, आप टोटल डिसरिए में चले गए। फिर हमने सिलेक्शन, मुझे नहीं समझ आती कि 97 टेस्ट खेला हुआ अजहर अली, 77 टेस्ट खेला हुआ असद शफीक, और करता धरता सारा आकिब जावेद। मैं तो नहीं मान सकता कि आप आईसीसी का टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं, एक वो ओपनर रख रहे हैं जिसको आपने खुद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया था 27 अक्टूबर 2024 को, क्योंकि इंतहाई काबिल एहतराम डॉक्टर नोमान साहब, एक छोटी सी ब्रेक पर जा रहा हूं, मैं ब्रेक से वापस आता हूं। नाज़रीन मेरे साथ रहिए, और वापसी पर डॉक्टर नोमान साहब ही एक सवाल करेंगे हमारे पास मौजूद विक्रम प्रताप सिंह से। एक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर नोमान साहब से। डॉक्टर साहब, आर यू विद मी? जी जी, मैंने ये आपसे अर्ज किया था कि ब्रेक पर जाने से पहले कि मैं वापसी पर जब आऊंगा तो इंतहाई जो सीनियर हमारे आदमी हैं डॉक्टर नोमान साहब, वो मेरे प्यारे भाई जो इस वक्त स्टूडियो में बैठे हैं और इंडिया से आए हैं, आप इनसे सवाल करेंगे। सो ओवर टू यू सर, विक्रम प्रताप सिंह। विक्रम प्रताप भाई, एक तो वेरी वार्म वेलकम टू पाकिस्तान, और गो के आई एम अवे, आई एम इन लंदन, लेकिन आई विल बी बैक डे आफ्टर, तो अगर हो सका तो आप हमें मौका ज़रूर दीजिएगा टू एंटरटेन यू। पाकिस्तान इज़ अ वेरी लविंग एंड अ फैंटास्टिक कंट्री। विक्रम भाई, मैं क्रिकेट फॉलो करता रहा हूँ, आई एम ऑल्सो ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, और मैंने मोहम्मदन से लेके और वो जो आपके क्वाड्रेंगुलर और बॉम्बे ट्रायंगुलर और पेटेंगुलर, वहाँ से हिस्ट्री को जो है वो देखा इंडिया की और पाकिस्तान की। व्हाट डू यू थिंक कि 1983 का वर्ल्ड कप था कपिल देव का वो जीतना, यहाँ पे 1990s में आके आप लोगों ने अपने कमर्शियल मार्केट को टैप किया और आपके क्रिकेट का फेस जो है वो टोटली चेंज हो गया। दोनों है सर। 1983 में जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता तो इंडियन क्रिकेट में कॉन्फिडेंस आया कि हम लोग कुछ कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं मैदान पे अंदर, और कॉमर्शियल हुआ तो हुआ कि जो ग्राउंड पे हम अचीव कर सकते हैं उसको बाहर कैश कर सकते हैं। ये दोनों बातें हुई और दोनों मिला करके भारतीय क्रिकेट को आगे लेकर के गई है। वैसे नोमान साहब, मैं आपको बता दूं, मैं आपका कॉर्ट बिहाइंड रोज़ देखता हूँ। ओह, बताएं। ओके ओके, बहुत शुक्रिया जी। सो आप तो फिर हमारी सुनते भी होंगे। एनीवेज विक्रम भाई, मुझे एक और चीज़ पूछना है कि आपका जो इंडियन प्रीमियर लीग है उसने कितना इम्पैक्ट डाला है कि ये जो आपकी सिस्टमाइज्ड हुई है क्रिकेट, इंक्लूडिंग बीसीसीआई ऑर्गेनाइज हुआ है, आपकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसकी अपलिफ्टिंग हुई है, प्लेयर प्रोफाइलिंग हुई है, और फिर अब आपका बेंच स्ट्रेंथ देखें, आपकी मॉडर्न क्रिकेट की एबिलिटी देखें, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, तो ये क्या सिर्फ एक आईपीएल ने चेंज कर दिया या आपके पास कोई मैनेजमेंट, बहुत ही कोई तगड़े मैनेजर्स रहे क्रिकेट के? आईपीएल का बहुत बड़ा रोल रहा है डॉक्टर साहब, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले भोपाल में ही एक क्रिकेटर मिला जो सनराइजर्स हैदराबाद में ऑक्शन में गया है, एकदम यंग प्लेयर है, उसके पास अपना डाइटिशियन है, उसके पास अपना साइकेट्रिस्ट है, उसके पास अपना ट्रेनर है, जबकि वो एकदम शुरू ही हुआ है क्रिकेट में। तो आईपीएल का ये इम्पैक्ट आया है कि ग्राउंड लेवल से, शुरुआती लेवल से ही क्रिकेट को जो ज़रूरत है मॉडर्न क्रिकेट के हिसाब से अपने आप को तैयार करने की, सब वो कर रहे हैं। तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिला है। और आईपीएल से एक और बहुत बड़ा फ़ायदा ये मिला है कि क्रिकेटर कहीं गाँव मोहल्ले में भी होगा और उसके अंदर टैलेंट है तो उसको कोई ना कोई पिक ज़रूर करेगा, वो सेलेक्ट किया जाएगा। डॉक्टर साहब, आपको ये भी सुनते हैं और हम भी सुनते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारा पीसीबी हमारी और आपकी नहीं सुनता, तो फिर क्या करें, ये तो होना ही था। मैं चलता हूं अजीज, मैं माफी चाहता हूं, आप काफी देर से खामोश हैं।
मैं माजरत चाहता हूं, आपसे पूछना ये चाहता हूं कि अगर आज के मैच में भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी तो बज़ाहिर तो फिर हम बाय बाय, सामान पैक, वापसी और टूर्नामेंट से, चैंपियन ट्रॉफी से आउट। अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो जाता है तो आप क्या समझते हैं, मुझे आप बताएं कि फिर 4 कौन सी टीमें आपके ख्याल में टॉप 4 पर होंगी? टॉप 4 में अभी भारत के साथ न्यूजीलैंड यहाँ पर आएगी, उधर ऑस्ट्रेलिया के साथ साउथ अफ्रीका के चांसेस अच्छे हैं, बट मुझको लगता है साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का एक क्वार्टर फाइनल की तरह मैच हो जाएगा, क्योंकि वहाँ ऑस्ट्रेलिया काफी भारी टीम है। कल के मैच की बात भी करें तो काफी अच्छा प्रदर्शन किया और बहुत बड़ा कमबैक किया। आप देखेंगे इंग्लैंड 2 विकेट जब शुरू में चटका चुका तब ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड हावी हो जाएगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने कमबैक किया जो उसका नेचर है और वहां पर जीत दर्ज की। और ऐसा नहीं कि कोई कमजोर जीत दर्ज की, काफी स्ट्रांग उसकी जीत रही कल की। तो मुझको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा दावेदार साबित हो गया चैंपियंस ट्रॉफी में। और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला यहाँ पर इंडिया से, न्यूजीलैंड भी कम नहीं है, और इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका थोड़े मतलब मुझको लगता है 3rd और 4th लेवल पर है। 3 टीम तो यहाँ क्लियर दिखती है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड। इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के लिए हमें सिर्फ एक मैच का वेट करना पड़ेगा, तो तभी हमें पता लगेगा उस दिन कौन अच्छा खेलेगा, वो आगे जाएगा। तो यहाँ पर तगड़े दावेदार तो है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया मुझको लगता है 1 और 2 के दावेदार हो जाएंगे। डॉक्टर नुमान साहब, आपने कहीं जाना है मुझे अंदाजा है, लेकिन जितना वक्त आपने मुझे दिया है मैं इंतहाई आपका मशकूर हूं। थैंक यू सो मच सर। नाज़रीन, मैं आपको लेकर चलता हूं अपने स्पोर्ट्स सपोर्टर लाहौर बेरो, इंतहाई काबिल एहतराम भी है, छोटा भाई भी है। यार मुझे ये समझाओ कि आज फिर 10 रन पर आउट हो गए आपके रिश्तेदार इमामुल हक, और इमामुल हक के चचा भी हमेशा रन आउट ही हुआ करते थे। आज सुनील गवास्कर साहब और रवि शास्त्री और वसीम अकरम साहब भी बैठे लाफ्टर पे लाफ्टर दे रहे थे कि जनाब लो जी फिर 10 रन थे आउट हो गया, और वो ये भी कह रहे थे कि अपने चचा के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। यार मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक तो ये कहानी क्या है, दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं मेरे काबिल एहतराम कि ये जो ओपनिंग की जोड़ी आई थी, मुझे भी थोड़ा सा अंदाजा था, आपको भी अंदाजा था कि इनको ओपनिंग करवाना तो है ही ऑलरेडी जुआ, और इन्होंने नहीं चलना सो नहीं चले। लेकिन आप ग्राउंड में होते हैं, आप मुझे गाइड करें। देखिए भट्ट साहब, पहले ये जो बात आपने की ना कि रवि शास्त्री, सुनील गवास्कर, वसीम अकरम, ऑब्वियसली वो उन्होंने ऑन अ लाइटर नोट की होगी, लेकिन उनको ये भी पता होना चाहिए इंजी भाई गुस्सा भी कर जाते हैं आगे से और बल्ला भी उठा लेते हैं। तो इधर अब इमामुल हक हैं, लेकिन इस तरह का नहीं करेंगे। ऑब्वियसली एक लाइटर मोड में बात है, इंजमाम का ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा वो इमामुल हक का रिश्तेदारी का। एनीवेज इमामुल हक की सारा, मगर मैं आपको बात बताऊं तो डोमेस्टिक में वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हुए हैं, और इस इंक्लूजन से पहले जो स्पोर्ट्स सर्कल है उसमें इमामुल हक का नाम सबसे फेवरेट था। जैसे ही फ़खर जमान आउट हुए तो सबसे पहला नाम जो अंडर डिस्कशन आया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में या जो सिलेक्शन कमेटी है, वो एक ही नाम था, वो था इमामुल हक। और इमामुल हक ऑन द कार्ड थे, ऑन द रिटन वॉल थे कि इन्होंने ही टीम में आना है, क्योंकि इन्होंने डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म किया, फिर इंटरनेशनल में अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन यहाँ पर इनकी इंक्लूजन पे सवाल ये उठता है कि जो हमारा सिस्टम है वो खिलाड़ियों के साथ कैसे खेलता है, उनके करियर के साथ कैसे खेलता है। यही इमामुल हक थे जिनके बारे में टीम मैनेजमेंट ने ये कहा, खबरों में ये बताया गया कि इमामुल हक ने जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टूर मैच था वहाँ पे टीम को बताए बगैर टीम को छोड़ दिया था, और वो अपने घर जाके एक पर्सनल काम के थ्रू जो है बैठ गए, तो उन्होंने बैटिंग नहीं की थी, इस वजह से इनको टीम में शामिल नहीं किया। लेकिन ये कैसा सिस्टम है, ये कैसा असूल है, ये क्या तरीका है कि एक प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो फिर उसी प्लेयर को वापस लेके आया जाता है जिस पे आपने इल्ज़ाम लगाया कि इस प्लेयर ने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है। इसका मतलब आपने 2 दिनों के बाद उस डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी को या तो आप खुद झूठे हैं या फिर प्लेयर झूठा है, 2 में से एक काम तो हो सकते हैं। दूसरा, ये जो ओपनिंग है इसके अलावा सर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, जिस तरह भी डॉक्टर नुमान ने कहा कि हमारे पास बैकअप कोई नहीं है, तो ये बैकअप का यही नतीजा दुरुस्त कह रहे हैं मेरे भाई आप। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में विक्रम प्रताप सिंह और भारत से अजीत कुमार भी मेरे साथ हैं, लेकिन माजरत के साथ मुझे जाना पड़ रहा है एक छोटी सी ब्रेक पे। मैं अभी आपके साथ दोबारा हूं और बहुत दिलचस्प गुफ्तगू विक्रम प्रताप सिंह से पूछते हैं कि अब होने क्या जा रहा है। शॉर्ट ब्रेक, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक में जाने से पहले मेरे साथ मेहमान मौजूद थे विक्रम, और मैं इनसे सवाल करता हूं, लेकिन इससे कबल कि मैं ग्राउंड में इस वक्त मौजूद हैं, पाकिस्तान में मौजूद हैं
और बड़ी एक अच्छी जगह पे मौजूद है। सरफराज खान साहब, आप मेरे साथ हैं? जी बहुत शुक्रिया शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आपकी आवाज़ में सुन रहा हूँ। सरफराज, ये बताएं कि पाक भारत क्रिकेट मैच हो और आप हो क्राइम रिपोर्टर और लाहौर शहर की आपको सारी बातें होती हैं पता। इस वक्त मुझे रेट बताएं, जुए का रेट क्या चल रहा है? जब पाकिस्तान भारत का मैच शुरू हुआ था उस वक्त बुक कहां से खुली थी? जब एक इनिंग्स खत्म हुई तो फिर क्या भाव निकला और अब कितने पैसे में खाया जा रहा है और पिया जा रहा है? सरफराज खान। देखिए शहजाद हुसैन भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपको बताऊं कि चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा मुकाबला हो और उसके ऊपर सट्टाबाज जुआ ना खेले तो ये मुमकिन ही नहीं है। और पूरी दुनिया में पाक भारत मैच के ऊपर अरबों रुपए का जो जुआ है वो अब तक खेला जा चुका है और बुकीज की जानिब से भारत को जो है वो हॉट फेवरेट जो है वो जीत के लिए करार दिया गया है। और बुकीज का ऐसा कहना है कि भारत का जो रेट है इस वक्त ताज़ा तरीन वो 14 पैसे जो है वो मुकर्रर किया गया है। और इसका मतलब ये है कि अगर आप भारत की जीत के ऊपर 1000 रुपए लगाते हैं तो आपको 140 रुपए जो है वो मिलेंगे। और दूसरी जानिब जो पाकिस्तान का रेट है वो 4.5 रुपए तक जो है वो चला गया है। और इसी तरह से ही अगर आप पाकिस्तान की जीत के ऊपर 1000 रुपए लगाते हैं तो आपको 4500 रुपए जो है वो मिलेंगे। और अगर हम मैच से कबल की बात करें कि जब मैच शुरू नहीं हुआ था तो उस वक्त जो रेट खुला था वो उस वक्त इंडिया का जो रेट था वो 30 पैसे खुला था, क्योंकि अगर इंडिया के ऊपर उस वक्त अब अगर हम पैसे लगाते 1000 रुपए तो हमें 300 रुपए जो है वो मिलते। और जो पाकिस्तान का रेट था उस वक्त जो है वो 2.5 रुपए था कि अगर हम 1000 रुपया पाकिस्तान की जीत के ऊपर लगाते तो हमें 2500 रुपए मिलते। लेकिन पाकिस्तान ने एक इनिंग्स खेल ली है और पाकिस्तान की कारकर्दगी जो है वो इंतहाई मायूस कुन रही है। तो इसके साथ ही जो पाकिस्तान का रेट है वो भी जो है वो बढ़ गया है और जो इंडिया का रेट है वो जो है वो कम होते होते जो है वो 14 पैसे तक पहुंच चुका है। और बुकीज के से हमारा राब्ता भी है और उनसे हमारी गुफ्तगू भी हुई है। तो उनका ये कहना है कि अगर इंडिया की मजीद विकेटें 35 ओवर्स तक नहीं गिरती हैं तो बुक जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएगी और ये यकीनी हो जाएगा कि अब ये मैच जो है वो इंडिया ही जीतेगा। लेकिन एक चीज़ व्हाट्सएप में आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से नाजरीन को ये बताना चाहूँगा कि जब हम ये मैच शुरू नहीं हुआ था तो जो सट्टाबाज हैं उनकी जानिब से एक फैंसी जो है वो खोली जाती है, जिसका मतलब ये होता है कि प्रेडिक्शन का मतलब ये होता है कि जो पहले खेलने वाली टीम है वो कितना स्कोर करेगी। तो आज जो फैंसी सट्टाबाजों की तरफ से खोली गई थी वो 240 से 242 के दरमियान खोली गई थी और आपने देखा भी कि आज पाकिस्तान की जानिब से जो है वो 241 का स्कोर किया गया। तो आप इसी से ये अंदाज़ा लगा लें कि शायकीन तो एक तरफ ये मैच देख ही रही हैं तो दूसरी जानिब जो सट्टाबाज हैं उनकी भी इस मैच के ऊपर गहरी नज़र है। जी बहुत शुक्रिया सरफराज, आपने हमें आगाह किया। स्टूडियो में मेरे काबिल एहतराम विक्रम प्रताप सिंह, ये बताएं ये भारत में भी इस तरह जुए शुए की कहानियां आप सुनते रहते हैं? क्या होता है वहाँ? सट्टेबाजी तो पूरी दुनिया में चलती है, कुछ मुल्कों में लीगली चलती है, यूके वगैरह में जाएंगे तो वहाँ लीगली चलती है। इंडिया में सट्टेबाजी का रूप थोड़ा चेंज हुआ है। वहाँ ड्रीम 11, माई 11 सर्किल, आप वहाँ ऐप होता है लीगली, आप वहाँ पे एक टीम बना के, वो 100% सट्टा नहीं होता, आप एक टीम बनाते हैं, 11 प्लेयर चुनते हैं, आपकी टीम कैसा परफॉर्म करती है, दोनों टीमों को मिला के 11 प्लेयर आप चुनते हैं, उसके हिसाब से आप पैसे लगाते हैं, आपको पैसे रिटर्न होते हैं, आपके अकाउंट में जाते हैं। ये लीगल सट्टा भी हो गया। और जो इलीगल सट्टा जहाँ जो जिसकी बात अभी कर रहे थे वो भी बड़े पैमाने पर होती है। आप ठीक फरमा रहे हैं। अजीत कुमार मेरे भाई, मुझे ये बताएं कि आपने अभी फरमाया था कि अगर पाकिस्तान भारत का ये मैच है, इस मैच में जो टीम भारतीय है उसके पीछे भारत के पास इतना स्टॉक मौजूद है कि 2 टीमें आप लोगों ने और तैयार कर रखी हैं। ये 2 टीमें और बैक पर तैयार कैसे की जाती हैं? आपका स्ट्रक्चर क्या है? वैसे तो आईसीसी भी जो है वो आपके कंट्रोल में है, जेशा साहब भी आपके अपने हैं और सारी चीज़ें आपकी अपनी हैं, लेकिन मुझे आपका, जैसे हमारा पीसीबी है, वैसे समझाएं कि ये जो आपके डे बाय डे जो हमारे दोस्त, हमारे भाई जो आ रहे हैं मैदान में, अच्छे बॉलर और बैट्समैन, वो क्यों आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं? जी अजीत कुमार, आर यू विद मी?
जी जी, आईपीएल के पहले तक वो कंपटीशन नहीं था भारत में। आईपीएल के आने के बाद में क्रिकेटर्स के बीच में बड़ा कंपटीशन आया है। चाहे आप किसी भी बड़े घर से भी आएंगे तो भी आपको ग्राउंड के अंदर उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितना एक गरीब घर से जो प्लेयर आता है उसको उतनी मेहनत करनी पड़ती है। आप चाहे रिंकू सिंह की बात कर ले, चाहे मोहम्मद शमी की बात कर ले, चाहे ऐसे तमाम प्लेयर्स हैं जो बहुत छोटे स्थान से आए हैं, छोटी जगह से आए हैं। महेंद्र सिंह धोनी एक बहुत बड़ा उदाहरण थे हमारे यहाँ पर, जो कि झारखंड रांची से थे, लेकिन उन्होंने काफी अच्छा काम किया, काफी बड़ा नाम किया और वर्ल्ड कप भी जीता है। तो आप ये देखेंगे कि इनको एक अपॉर्चुनिटी जो मिली इन्होंने ग्रैब किया। दूसरा, आईपीएल आने के बाद में जो इतनी नंबर ऑफ टीम हमारे यहाँ रही, एक दूसरे से जो कंपटीशन हुआ और उसमें वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स को इनवाइट किया गया। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के प्लेयर को उसमें चांस नहीं मिला ताकि ये कंपटीशन करने को मिलता। अभी आप लेकिन 4-5 सालों में देखेंगे तो तकरीबन सारे देशों ने लीग चालू कर दिए। अब सारे प्लेयर्स को खेलने का चांस मिल रहा है, पाकिस्तान के प्लेयर्स को भी खेलने का चांस मिल रहा है, लेकिन उसके पीछे में संगठन नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं जो इस तरीके के जो नए प्लेयर आते हैं उनको डेवलप करे, उनको काम करे, चाहे उनको फिजिशियंस अवेलेबल करवाए, उनको ट्रेनर अवेलेबल करवाए, उनको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज दे। तो वो चीजें शायद पाकिस्तान में मुझको लगता है उसका अभाव है, जिसके कारण से वो प्लेयर्स इतना परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो भारत में वो चीज है, छोटे छोटे शहरों के अंदर में बड़े बड़े ट्रेनिंग सेंटर्स खुल चुके हैं, लोग अब प्रोफेशनली उसको ध्यान देते हैं। क्रिकेट को पहले क्रिकेट सिर्फ शो के तौर पर खेला जाता था, लेकिन अब क्रिकेट को प्रोफेशन माना गया है और क्रिकेट को वैसे भी हमारे यहाँ मतलब धर्म का दर्जा दिया जाता है। तो उस हिसाब से हमारे यहाँ क्रिकेट के लिए जो डेडिकेशन है शायद पाकिस्तान में वो डेडिकेशन आ नहीं पा रहा है। तो इसके कारण से वो एक बड़ा डिफरेंस है। तो इसलिए बैकअप में आप देखेंगे 140 करोड़ की जो हमारी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से अगर 3 टीम है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो 3 टीम तो हमें इंटरनेशनल लेवल की हमारे पास 3 टीम मौजूद है। इसके अलावा अगर डोमेस्टिक लेवल की बात करते हैं वो भी काफी ऐसे प्लेयर्स हैं, अंडर 19 के प्लेयर्स हैं, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं जो सीनियर के साथ खेल सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई थी आईपीएल से, जिसका बहुत बड़ा फायदा भारत को मिला है और आप देख रहे हैं कि भारत की टीम किस तरीके से परफॉर्म करती है। शायद ये था कि अगर आप पिछले 10 सालों में देखेंगे तो इक्का दुक्का ही मैच हारे होंगे हम लोगों ने। अजीत ये बताएं कि आपकी जो मौजूदा टीम इस वक्त चल रही है इसमें चचा, भांजा, भतीजा, बेनोई, दामाद, ये कितने अफराद ऐसे खेल रहे हैं जो पुराने सुनील गावस्कर, कपिल देव, उन लोगों के रिश्तेदार, इस तरह की कोई बात बताए जरा। ये है रिवाज हमारे यहाँ कम नहीं, ये रिश्तेदारों वाला रिवाज नहीं है हमारे यहाँ। पॉलिटिक्स थोड़ी बहुत होती है लेकिन बहुत आटे में नमक के बराबर। टैलेंट तो होना चाहिए, ठीक है, आपने एक पर्टिकुलर अच्छे प्लेयर को सिलेक्ट किया, लेकिन वो अच्छा प्लेयर भी तो होना चाहिए। तो हमारे यहाँ वो रिवाज नहीं है। नहीं तो आप देखेंगे सुनील गावस्कर साहब के बेटे इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, सचिन तेंदुलकर के बेटे उस लेवल पर अभी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। परफॉर्म करना जरूरी है, बिना परफॉर्मेंस के आपको चांस नहीं मिलेगा, परफॉर्म तो करना ही पड़ेगा। फिर शायद थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर मिल जाता है, क्योंकि ये सभी फील्ड में होता होगा, तो वो सॉफ्ट कॉर्नर तब मिलेगा जब आप परफॉर्म करेंगे, बिना उसके तो वो भी आपको चांस नहीं है। भारत में इतने प्लेयर्स बैठे हुए हैं। हम तो सुनते हैं जीत हॉलीवुड बॉलीवुड की जो बातें सुनती हैं वहां बहुत इंडिया में डॉन माफिया है, वहां पर उठा लिया जाता है बंदा। तो क्रिकेट में कोई प्रेशर नहीं डालता ये माफिया? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम नॉर्मल हमारा कंट्री है। थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स होती है, थोड़ी बहुत कम्युनिटीज को लेकर के होता है, बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं, थोड़ा बहुत तो हो सकता है। अब हर गवर्नमेंट की अपनी विचारधारा होती है, उसको लेकर सभी लोग सहमत नहीं हो सकते हैं, तो असहमतियां होती है। बट इसका मतलब ये नहीं भारत में सभी लोग बड़े मोहब्बत से ही रहते हैं और पाकिस्तान से ही मोहब्बत करते हैं। और वो चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के लोग भी साथ में क्रिकेट भी खेलें, ट्रेड भी करें, सभी चीजें करें। मेरे भी अभी इस वक्त में मैं श्रीलंका में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी काफी मेरे पाकिस्तान के मित्र हैं, साथ में बैठ के क्रिकेट मैच देख रहे थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत बढ़िया माहौल है। क्रिकेट है, इसको क्रिकेट की तरह लें, हार जीत चलती रहती है। पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, मुझको लगता है आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म करेगा। मैं खुद पाकिस्तान के कई खिलाड़ियों का बड़ा फैन हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि हम भारत के खिलाफ है या पाकिस्तान के साथ है या पाकिस्तान के खिलाफ भारत के साथ है। हम तो क्रिकेट के माध्यम से एक दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। क्रिकेट के माध्यम से ये जो राजनीतिक जो मतभेद है वो दूर हो जाए और शायद हम इस तरीके से बहुत नजदीक हो जाए। पाकिस्तान अगर आज शिकस्त से 2-4 हुआ तो चैंपियन ट्रॉफी का मजा किरकिरा हो गया। एग्रीड? बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान को हम चाहते थे कि फाइनल में हम साथ में आमने सामने रहे, उसका मजा ही अलग है। और हम नहीं, भारत पाकिस्तान नहीं, पूरा विश्व इसको मिस करेगा। ये ऑस्ट्रेलिया वाले भी मिस करेंगे और इंग्लैंड वाले भी मिस करेंगे। ये भारत और पाकिस्तान का मैच तो शायद मुझको लगता है कि सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला खेल है पूरे दुनिया के अंदर में। और वो लोग भी देखते हैं जो क्रिकेट नहीं देखते ना, वही भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच देखते हैं। तो ये फिर अब पता नहीं अगला मौका हमें कब मिलेगा आमने सामने होने का। तो एक बड़ा दर्द होता है कि अरे कब पता नहीं हम खेलेंगे।
तो मैं तो उम्मीद करता हूँ दोनों क्रिकेट बोर्ड से कि जल्दी से आने वाले समय जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा मैच रखें, ताकि हम इसका पूरा मजा ले पाएं और इस माध्यम से हम दोनों देश एक दूसरे को नजदीक आ पाएं। क्यों विक्रम प्रताप सिंह, क्या कहेंगे आप? अगर पाकिस्तान आउट हो गया तो मजा खत्म हो गया चैंपियन ट्रॉफी का, या वैसे ही है? आपकी राय क्या है? बिल्कुल खत्म हो जाएगा जी। हम चाहते थे कि फाइनल में दोनों टीमें पहुंचे। 17 में आप जीते थे, इस बार हम फाइनल जीते आपसे, लेकिन आप सेमीफाइनल में भी नहीं आ रहे पाकिस्तान की टीम। बहुत दुख हो रहा है। वैसे एक बात मैं जरूर कहूँगा, अभी सब जितना तनकीद कर रहे हैं पाकिस्तान की टीम की, इतनी बुरी टीम होती तो ऑस्ट्रेलिया में जाके ओडीआई सीरीज़ नहीं जीतती, हाल में जीती है। साउथ अफ्रीका में जाके ओडीआई सीरीज़ में साउथ अफ्रीका को क्लीन स्वीप नहीं करती। टीम अच्छी है आपकी, प्लेयर्स भी अच्छे हैं, लेकिन कई बार प्लानिंग में, थिंकिंग में, स्ट्रेटजी बनाने में वहाँ गड़बड़ी होती है। इस बार लगता है वैसा ही हुआ। दुरुस्त कह रहे हैं विक्रम सिंह। नाजरीन, ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो गया है। पाक भारत मैच तो चल रहा है, अगली ट्रांसमिशन में फिर आपकी खिदमत में पेश होगा। आज के लिए सुपुर्द खुदा, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।